नमस्कार हिमांशु जी। नमस्ते नमस्ते सौम्य। कैसे कैसे हैं हैं? आप? मैं एकदम बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और हमेशा एक नए पब्लिशर को देख के अपने चैनल पे बहुत एक्साइटेड होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। और खास तौर से वो पब्लिशर हो जिनकी अभी बहुत हालिया ही लेटेस्ट कॉमिक बुक रिलीज हुई हो, फर्स्ट इशू रिलीज हुआ हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई फॉर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप आपको बहुत बहुत ज्यादा बधाई फॉर रेडियंट कॉमिक्स की पहली दिव्य कवच। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये मार्केट में ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हिंदी भाषी पाठक हैं उन सभी को इस बारे में पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ले चुके हैं, वो ले रहे हैं, और इस सेशन को देखते हुए भी कोई ना कोई अपनी ऑनलाइन बुकिंग जरूर करवा रहा होगा। सो विद दिस पॉइंट, आज के इस सेशन के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला है। थैंक यू सौम्य जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे आने का। अरे नहीं, ये चैनल आप लोगों के मोटिवेशन से ही चल रहा है, आर्टिस्ट और पब्लिशर्स के मोटिवेशन से ही चल रहा है। और आखिर ये कॉमिक बुक्स को लेकर, ग्राफिक नॉवेल्स को लेकर ये पैशन, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। और जहाँ तक बात है कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स तो बचपन में भी पढ़ा करते थे जब छोटे थे। लेकिन जो मेन पैशन जागा वो ग्रेजुएशन में जागा, जब फ्री टाइम था, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर चल रहा था। तो उस टाइम राज कॉमिक्स के जो लेटेस्ट इश्यूज थे उन कहीं उनको जो है बुक स्टोर पे वो दिख गए, और उसके बाद उनको पढ़ना चालू किया। यहीं गाजियाबाद में एक बुक स्टोर है, जॉली बुक्स डिपो। तो उनके पास से फिर जितने बैक इश्यूज मिले सारे इकट्ठा किए। फिर राज कॉमिक्स में जो अलग अलग इवेंट्स होते थे उनमें भाग लिया। तो वहाँ पे और रीडर से मुलाकात हुई, उनसे पता किया कि कौन सी सीरीज़ अच्छी चल रही है, किस कैरेक्टर का क्या है। तो जो उन्होंने सजेशन किया वो सारी बुक्स अपना वहाँ से हमने परचेज़ करी। राज कॉमिक्स के राजा जो पॉकेट बुक्स हैं वहीं से खरीदी। तो बस वहीं से फिर सिलसिला चालू हो गया कॉमिक बुक्स का। और इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में जो पूरा सारे कैरेक्टर्स राज कॉमिक्स के थे उनसे उस टाइम रूबरू हुआ। इंटरनेशनल कॉमिक बुक से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन पहले था, बट उसके बाद थोड़ा वो और इंटरेक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो वहीं से सफ़र जो है एक हार्डकोर रीडर का चालू हुआ। कुछ आइडियाज़ थे माइंड में, तो उनको सोचा कि कुछ रूप दिया जाता है, कॉमिक बुक का दिया जाए। तो उसी से दिव्य कवच की रचना हुई। तो उसको जब बना रहे थे तो विजेंद्र मोहंती जी से मुलाकात हुई और विवेक गोयल जी से मुलाकात हुई। तो कंसेप्ट क्लिक कर गया, आइडिया क्लिक कर गया। विजेंद्र भाई से बात हुई, उन्होंने जो परिकल्पना थी उसमें जिस तरीके से एलिमेंट्स डाल के उसको स्क्रिप्ट को लिखा, तो लगा कि ये करा जा सकता है। और काफ़ी लंबे समय से लंबित रही कॉमिक्स, बट आज के टाइम में जो है दोबारा से रीडर्स का इसके ऊपर जो है वो कह सकते हैं लीडरशिप बढ़ी है, लोग दोबारा से लोग जुड़े हैं। तो ये समझ में आया कि अभी इसे लॉन्च कर सकते हैं, अभी सही समय है, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर शायद कभी नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिकेशन बहुत रिस्की है, और कॉमिक बुक पब्लिकेशन तो इंडिया के अंदर बहुत ही रिस्की। एब्सोल्युटली। इसमें आप रिटर्न्स तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लागत भी आपकी निकल जाए वो भी बहुत मुश्किल होता है। व्यूअरशिप इतनी हमारी अभी कम है कि अभी लागत नहीं निकल सकती। और अगर हम आपकी बात करें, ये सेशन आपको डेडिकेटेड है, आपके ब्रांड को डेडिकेटेड है। उसकी बात करें तो जो आउटपुट निकल के आया है दिव्य कवच का, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में, अपने रिव्यूज में अक्सर एक वर्ड यूज करता हूँ, आर्ट पीस। एंड आई जनरली बिलीव दीज आर आर्ट पीसेस। यस, ऑफ कोर्स, दर्शक या रीडर या कस्टमर उसके ऊपर है कि वो पसंद करे या ना करे। लेकिन अपने आप में उस प्रोसेस को समझ पाना कि अगेन द सेम थिंग, कि ऐसी इंडस्ट्री में आप उतर रहे हैं जिसमें पैशन के अलावा कोई और आपके पास लैंटर्न है ही नहीं, कोई रोशनी की कोई और उम्मीद ही नहीं है। आपका लैंटर्न ही आपकी पैशन है, उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ बात है, सिर्फ पब्लिशर के लिए नहीं बल्कि एंटायर क्रिएटिव टीम के लिए। आइए चलिए इस कॉमिक बुक के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। और चूंकि ये रिलीज हो चुकी है तो मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत हम इस बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल आराम। ज्यादा नहीं डीप में जाएंगे, ताकि अभी भी आई बिलीव रीडर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे जो इसे देख रहे हैं, जो कि खरीदना चाहें।
तो हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, माइथोलॉजी ये आपने चूज करी और आज से नहीं करी है, आज से कई साल पहले आपने ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया था, करवा लिया था। व्हाई माइथोलॉजी? माइथोलॉजी इसलिए क्योंकि हमारी हिंदू मिथोलॉजी बहुत ज्यादा रिच मिथोलॉजी है, और अभी तक मैंने देखा है कि जो है माइथोलॉजी में हम रेपिटेटिव रहे हैं। मतलब हमने मिथोलॉजी में या तो रामायण है उसके अलग अलग संस्करण आए हैं, या जो अलग अलग हमारे देवी देवता हैं उनके ऊपर रिलेटेड बुक्स आई, बट जो हमारी रिच माइथोलॉजी के बाकी कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई स्टोरी कभी नहीं। जो एक्सप्लोर करने के लिए हमने कभी जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, हमारे को ये भी नहीं पता होगा कि हमारी हिंदू मिथोलॉजी में कितने सारे अलग अलग प्रजाति के जो है प्राणी हैं, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ देव और असुर तक ही सीमित रहे। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नागों का रहा है, लेकिन उसके अलावा इतनी सारी प्रजातियां हैं, दिति और अदिति और इतनी सारी वो बहनें थी उनके, इतने सारे जो है उनके प्रजापति के थ्रू इतने सारे उनके वो रहे हैं, लेकिन वो कभी हमारी मिथोलॉजी में या कहीं भी बुक्स में या किसी भी चीज में एक्सप्लोर नहीं हुए। तो मेरे दिमाग में ये था कि हम एक ऐसी स्टोरी लिखें जो हमारे मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हो, लेकिन आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर हम इंटरेक्शन देखें उनका, तो कैसा इंटरेक्शन होगा। आज की डेट में अगर वो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे हमारे आज के टाइम के उसमें, तो उसको एक्सप्लोर करना था और उससे रिलेटेड एक नई कहानी चुना। तो इसलिए मिथोलॉजी को चुना। और जैसा कि आपने दिव्य कवच में देखा होगा, कैरेक्टर्स जो हैं वो उनका बैकग्राउंड जो है और जो अलग अलग दुनिया से आए, चाहे वो जाने पहचाने हो, लेकिन वो किस तरीके से आज इंटरेक्ट करेंगे वो हमने कुछ नया करा है। इशू 1 में अभी उनका इंटरेक्शन बस स्टार्ट हुआ है। जो इशू 2 आएगा उसके अंदर में उनके बीच के जो समीकरण हैं वो सामने देखने को मिलेंगे। Hats off to विवेक गोयल for creating this amazing work। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो ये बात भी क्लियर है, और आपने ये बात कॉमिक बुक के लास्ट पेज में समझाई भी है, बताई भी है कि यस, सिंस ये प्रोजेक्ट बहुत पहले हो गया था और along with time artist evolves, तो ये जो आर्टवर्क है ये अपने आप में अच्छा है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आज के जो विवेक गोयल लेटेस्ट आर्टवर्क है वो इससे कहीं ज्यादा अपडेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज दिख रही है, ये चीज हम सभी देख पा रहे हैं। Did you felt during the release of the story, during the release of this comic book कि ये एक अंतर हर फैन समझता है? आपको लगा कि ये चीज पाठकों के सामने जो हार्डकोर फैंस होते हैं वो जरूर कोई ना कोई ये पॉइंट उठा देगा कि आर्टवर्क को क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये विवेक भाई के करियर का स्टार्टिंग आर्टवर्क है और आज उनको 10 साल हो गए वो आर्ट बनाते, तो देयर इज अ लर्निंग कर्व। और वो आप देख सकते हैं कि कवर पेज पे जो उनका आर्टवर्क है और जो उनका इनसाइड पेज पे आर्टवर्क, मैं ये नहीं कहूँगा वो आर्टवर्क खराब है, वो आर्टवर्क अच्छा है, लेकिन विवेक भाई का फोटे इज टुवर्ड्स फैंटेसी। तो जो फैंटेसी से रिलेटेड आर्टवर्क है उनका बहुत अच्छा है। जहाँ उनका सिटीस्केप आ जाता है वो उनका फोटे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस आर्टवर्क में उनका वो रचना उतनी ज़्यादा निखर के नहीं आई जितनी, अगर आप चाहे गरुड़ागिरी के आर्टवर्क को उठा लीजिए, चाहे आप असुर लोक के आर्टवर्क को उठा लीजिए, चाहे आप देवलोक के आर्टवर्क को उठा लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पे भी डिटेल है जो आप अगर देखेंगे तो कोशिश की गई है कि जितना भी तीनों चारों हमारे हमने इसमें लोक दिखाए हैं वो एकदम अपने में उनमें एक यूनिक एलिमेंट हो, वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सके। इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जितने भी हैं मेरे ख्याल से उनकी कमी है। आर्टिस्ट पब्लिशर को भी घूम जाता है सर उसका भी ढूंढने के लिए, और फिर ये सारी समस्याएं हो कि कमेंट्स आ रहे हैं और ये आ रहा है, तो फिर वो पब्लिशर को और संभालना पड़ता है, उसको और मोटिवेट करना पड़ता है। यू कांट वर्क एज कि हाँ भाई ये काम करना है, यू हैव टू बी लाइक अ ब्रो, यू हैव टू बी लाइक अ ब्रदर कि नहीं भाई सब हो जाएगा। आप प्लीज, जब मैंने ये बात बोली है तो आप प्लीज बताएं दर्शकों को। क्रिएटिव्स की बहुत कमी है। जी हाँ, मैं आर्टिस्ट की नहीं कहूँगा, चाहे आप राइटर्स की बात करें, चाहे आप पेंसिलर्स की बात करें, चाहे आप कलरिस्ट की बात करें, क्योंकि एक जब बूम था, जब वर्जिन कॉमिक्स आई थी, जब राज कॉमिक्स भी बूम पे थी, उस टाइम राज कॉमिक्स ने भी
सर्च प्रोग्राम्स किए थे, राइटर्स वर्कशॉप की थी और अलग अलग आर्टिस्ट को मौका दिया था Of course. और वो उनको राज कॉमिक्स ग्रूम कर रही थी। राज कॉमिक्स के पास वो कह सकते हैं कि एडवांटेज था कि वो ग्रूम कर सकती थी। इतनी सारी सीरीज उनकी आते थे, मंथली सेट्स आ रहे थे उनकी, और वो सब उनकी बिक रही थी। तो वो उस टाइम आर्टिस्ट को जो है ग्रूम कर पाए। आप आज के टाइम में देखिए तो राज कॉमिक्स के जो प्राइम आर्टिस्ट हैं हेमंत जी, आप उनकी फर्स्ट सीरीज जो आतंक तक की सीरीज थी जो ललित जी से उन्होंने उठाई थी, ओमटा, आप उठा के देख लीजिए किताब। ओके। उसका आर्टवर्क जो है, और आप आज के हेमंत जी का आर्टवर्क से मैच कीजिएगा आप। और वो जब सीरीज आई थी स्ट्रिक्टली, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम मैंने कहा था यार ये ललित सिंह जी का, वो ललित शर्मा जी का काम चल रहा था और एकदम से क्या आ गया ये। तो एक रीडर जो है वो जो एक सीरीज से आप एक बार जुड़ चुका है, उसको वो अच्छी लग रही है और एकदम से वो उस टाइप का आर्टवर्क देखने को मिला। तो लेकिन वो उनका फर्स्ट इशू था। हाँ। और वो आज अगर आप हेमंत जी का काम देखेंगे तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का बेस्ट काम जो है वो हेमंत जी राज कॉमिक्स में दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आज के डेट में नए आर्टिस्ट को ढूंढना, उनको ग्रूम करना और उनको इस प्लेटफॉर्म पे बनाए रखना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बहुत डिफिकल्ट। हाँ, तो अब जैसे मैं होलिकाओ में देख रहा हूँ, होलिकाओ में गौरव श्रीवास्तव है, और उसके बाद अब जो है कदम ग्यादू है, और अब एक और नया आर्टिस्ट आया जिसका भी सब झलक देखिए, बट ही इज आल्सो डूइंग गुड वर्क। तो इस टाइप से आर्टिस्ट ढूंढ के निकालना जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन एक कहते हैं ना कि जौहरी कोई हीरे की जो है पहचान होती है। तो विवेक जी को उनका इंडस्ट्री का सबसे पहला काम मैंने दिया था। उसके पहले विवेक गोयल जी ने सिर्फ एक पिंजर कवर था राज कॉमिक्स का जिसकी इंकिंग की थी, और विमानिका कॉमिक्स के लिए दश अवतार के कैरेक्टर डिजाइनिंग की थी। दश अवतार का टाइटल आता है, उसकी कैरेक्टर डिजाइनिंग जो थी 10 अवतार, उन्होंने उतना ही काम किया था। बट वहीं मैंने पहचान लिया था कि ही हैज द टैलेंट एंड ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, कि वो टैलेंट। और आप उसके बाद आज आप देख सकते हैं विवेक गोयल जी का काम जो है। और इसी टाइप से एक और नया आर्टिस्ट है पुनीत शुक्ला, जिसको मैंने ढूंढा और उसको मैंने पहला मौका दिया है, और दिव्य कवच के सेकेंड इशू में उसका काम है, जिसके 2 पेजेस मैंने अभी तक फेसबुक पे रिलीज किए हैं। बट उसका काम भी फर्स्ट पेज से 50th पेज तक आप देखोगे तो आपको वो लर्निंग इम्प्रूवमेंट कर एक किताब के अंदर ही देखने को मिलता है। तो उस टाइप से है। और एक और नया आर्टिस्ट है जिसको मैंने अभी ढूंढ के निकाला है। आपने देखा होगा कि हमने राइटर्स और आर्टिस्ट की उसके लिए एक पोस्ट डाली थी, तो काफ़ी सारे सबमिशंस आए, तो उसमें से ही मैंने उस आर्टिस्ट को ढूंढ के निकाला है। और वो हमारी एक और अपकमिंग सीरीज है, इसके ऊपर उसका काम अभी स्टार्ट होने वाला है। ओके। तो हमें आर्टिस्ट को, क्रिएटिव्स को जो है ग्रूम करना पड़ता है। मेरे पास जितने भी सबमिशंस आए उनमें जो भी उनमें मुझे शॉर्टफॉल दिखा, मैंने हर सबमिशन का जवाब दिया, और हर उस क्रिएटिव को मैंने जहां उसकी कमी है उसको वो मैंने बताया कि आप इस कमी पे वर्क करें, और फिर मेरे पास दोबारा आए। क्या चाहिए आपको एक आर्टिस्ट के पोर्टफोलियो में, आप बताएंगे अभी? What do you want? हम कॉमिक्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट के लिए है कि उसको कॉम्पोजिशन की नॉलेज, कि किस तरीके से एक कॉमिक बुक का जो एक पेज है उसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, और उसके बाद उसमें जो फ्लूइडिटी होनी चाहिए। जैसे कई सारे मेरे पास आते हैं कि लोगों ने जो स्टिल्स बना रखे हैं, या कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स के पिनअप्स बना रखे हैं, बट पिनअप इज नॉट कॉमिक्स, वो कवर या पिनअप तक ही। एक सीक्वेंशियल आर्टवर्क जो है उसको किस तरीके से हमें एक स्टोरी को विजुअली कहना है वो आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि किस तरीके से फ्लूइडली, अगर एक पेज के अंदर 4 पैनल, 5 पैनल, 6 पैनल, 10 पैनल हैं, तो वो एक कहानी कहें। ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल ऐसा लगे कि 10 पैनल का जंबल करके एक जो है आपके सामने रख दिया गया। तो वो नॉलेज बहुत जरूरी है। तो अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप बहुत अच्छा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। चलिए, आई सपोज दिस हैज बीन रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। हालांकि अभी एज अ नर्ड, एज अ फैन, फ्रॉम वन ब्रो टू अनदर ब्रो, मैं बातें तो बहुत कर सकता हूँ, लेकिन समय की एक बद्धता होती है, एक लिमिटेशन होती है। और हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन की
ये मुलाकात तो चलिए एक पर्पस के लिए थी, वो पर्पस सॉल्व हो गया है, बट इट विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि हम आने वाले भविष्य में कहीं भी, या तो वो कॉमिक कॉन इंडिया हो या कोई भी इवेंट हो, अगर हम मिल सके और वहाँ बैठ के बात कर सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। और मैं चाहूँगा, मैं मिलना चाहूँगा आपसे डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉमिक कॉन इंडिया का जो दिल्ली वर्जन है उसमें बिल्कुल शिरकत करेंगे, और आपसे बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आप भी तब हमें वहाँ पे मिलेंगे। ऑलराइट हिमांशु जी, एट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सौम्य जी, आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें व्यूअर्स तक पहुंचाने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो देना ही था, क्योंकि जब तक यंग आर्टिस्ट, यंग पब्लिशर्स और न्यू एंड डायनेमिक नेम्स नहीं आएंगे इंडस्ट्री में, तब तक चीजें वहीं रुकी रहेंगी। और जब ये नए नाम आएंगे, देन वी हैव अ रीजन टू बिलीव कि हाँ, हम इन कैरेक्टर्स को प्रिंट मीडिया से हटकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते हुए देख सकते हैं। स्पेशली अब एट दिस टाइम एंड एरा ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हो रहा है। एग्जैक्टली जी जी। ऑन दैट पॉइंट मैं इस सेशन को यहीं पे खत्म करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे एक बार दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू। गुड बाय एंड टेक केयर।